नमस्कार। अस्सलाम वालेकुम। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शीत युद्ध के अंत के बाद एक नई टर्म जो बहुत ज़्यादा यूज हुई वो है एंड ऑफ हिस्ट्री। आज हम इसी मुद्दे पे चर्चा करेंगे, एंड ऑफ हिस्ट्री के ऊपर। इतिहास का अंत। इसका निहितार्थ तो इतिहास का अंत है। ये शीत युद्ध का ही अंत है क्या? क्या ये बताना चाह रहा है कि अब शीत युद्ध का अंत हो गया है? नहीं, इसके ना व्यापक परिप्रेक्ष्य है। कुल मिला के उदार पूंजीवाद लोकतंत्र के समर्थन में लिखा गया एक लेख था जिसका नाम है एंड ऑफ हिस्ट्री। आज हम जब इसकी चर्चा करेंगे एंड ऑफ हिस्ट्री की, तो हम फ्रांसिस फुकुयामा की चर्चा करेंगे। फ्रांसिस फुकुयामा ने ये कहा क्यों, इसकी पृष्ठभूमि क्या थी, इसके निहितार्थ क्या थे, एंड ऑफ हिस्ट्री क्या है क्या नहीं है, ये आई कहाँ से शब्दावली, क्या ये इससे इतिहास में पहले भी हम इसकी चर्चाएं कर चुके हैं क्या इससे पहले भी एंड ऑफ हिस्ट्री पे किसी ने और भी चर्चाएं की है क्या? फिर प्लेटो का, हेगल का और नीत्शे का, इन सब का कहना क्या है एंड ऑफ हिस्ट्री के ऊपर, और कोजेवो का, अलेक्जेंडर कोजेवो का, इन सब की आज हम चर्चा करें। आमतौर के ऊपर इसके ऊपर क्वेश्चन आएंगे, मुझे ये नहीं लगता कि समझ आधारित क्वेश्चन आएंगे क्या। इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो फ्रांसिस फुकुयामा की कोटेशन आती है। तो आपको अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शीत युद्ध से रिलेटेड कोई क्वेश्चन मिले, भाई अगले ने जानबूझ के डाल दी कि क्वेश्चन गलत कराना है, तो फिलिप बोटिट की डालती तो उसका तो इलाज नहीं है, जैसे इस बार डाल दी थी फिलिप बोटिट वाली। बाकी तो फ्रांसिस फुकुयामा की एंड ऑफ हिस्ट्री में से कोटेशन ज्यादा आती है। तो आज हम वो कोटेशंस, वो सारी चीजें हैं क्या, कोटेशन के लिए तो मैंने अलग से लिख दी है, 5-6 कोटेशन है जो अलग लिखी हुई है, फिर भी आप इनके निहितार्थ है ना वो समझ जाएंगे। इतिहास का अंत। कोई एक व्यक्ति किसी एक लेख से कैसे प्रसिद्ध हो सकता है, ये उदाहरण है फ्रांसीसी फुकुयामा। प्रसिद्ध हुआ या प्रसिद्ध किया गया, ये भी एक मुद्दा है। ये कोई इतनी बड़ी बहस भी नहीं थी कि इसको इतना तूल दिया जाए, लेकिन इसको हो सकता है जानबूझ के पूंजीवादी देशों ने तूल दिया था अपनी हेजेमनी को साबित करने के लिए, अपने प्रभुत्व को साबित करने के लिए। और हमें भी बार बार इसलिए पढ़ना पड़ रहा है क्योंकि हमारा ज्ञान भी कहां से आया है, वही हम पाश्चात्य ज्ञान, पाश्चात्य मानसिकता वाले। तो कुल मिला के अगर आप इस एंड ऑफ हिस्ट्री को समझेंगे एंड में, तो मैं आपको बताऊंगा कि ये और कुछ नहीं है, ये है क्या दरअसल अमेरिकन हेजेमनी से निकला हुआ एक आइडिया है। अमेरिकन हेजेमनी, इसकी अपन ने चर्चाएं कर ली थी कि अमेरिकन हेजेमनी है क्या। तो ये उसी का एक रूप है, इसका एक लेख है। हमने जब ये चर्चा की
कि हेजेमनी में हर एक चीज आती है। हेजेमनी में सैन्य वर्चस्व आता है, हेजेमनी में ढांचागत या स्ट्रक्चरल, जिसको आर्थिक वर्चस्व भी कहते हैं, आर्थिक ढांचों पे कब्जा आता है, और उसी में आता है सांस्कृतिक वर्चस्व, जो विचारों के द्वारा भी फैलता है। तो वर्चस्व स्थापित करने का एक जो आधार है वो क्या होते हैं? विचार होते हैं, आइडिया होते हैं। आप कहते हैं हमें विचार और आइडिया ये थोड़ा गंभीर लग रहा है, तो हम कह देते हैं वो क्या होता है? वो ज्ञान है। तो ये जो विचार था एंड ऑफ हिस्ट्री का, इसके द्वारा भी अमेरिका ने सिर्फ अपने वर्चस्व को ही स्थापित करने की कोशिश की, बस वो वैचारिक वर्चस्व है। अब हम कंफ्यूज नहीं होंगे, हम थोड़ी देर में क्योंकि विचारों का झगड़ा करेंगे। तो मैं तो आपको ये समझा रहा हूं कि फुकुयामा को मुझे ये लग रहा है कि प्रसिद्ध किया गया है। जॉन डन करके और कैम्ब्रिज स्कूल के एक प्रोफेसर हैं, जॉन डन। जब हम कैम्ब्रिज संप्रदाय पढ़ते हैं तब उनको पढ़ते हैं, क्विंटन स्किनर को पढ़ते हैं और जॉन डन को पढ़ते हैं और पिकॉक को पढ़ते हैं, जे पिकॉक। वो ये लिखते हैं कि अगर आप इसकी पूरी थीसिस देखते हैं या इसका लेख देखते हैं, कौन सा? एंड ऑफ हिस्ट्री, फ्रांसीसी फुकुयामा का। तो फ्रांसीसी फुकुयामा का ये लेख आपको ऐसे लगेगा जैसे ग्रेजुएशन के बच्चे के द्वारा कोई प्रोजेक्ट वर्क किया गया है, वो भी बिल्कुल थर्ड क्लास प्रोजेक्ट वर्क है। तो फिर ये इतना फेमस कैसे हो गया कि आज हम यहाँ क्लास में चर्चा कर रहे हैं, सिलेबस में इसको जोड़ दिया गया है, इस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वही ये क्या है? अमेरिकन हेजेमनी। हमारे अंदर इस विचार को धकेला गया है कि एक श्रेष्ठ विचार है, ये महान आइडिया है, जो किसके दिमाग में प्रकट हुआ था? फ्रांसीसी फुकुयामा के। तो अब हम चर्चा करते हैं उस महान विचारक की, जिसका नाम क्या है? फ्रांसीसी फुकुयामा। तथा कथित महान विचारक फ्रांसिस फुकुयामा। ये और संकट है, फ्रांसिस फुकुयामा। मेरे पता नहीं क्यों ये फ्रांसिस याद रहता है, फ्रांसिस फुकुयामा। देखिए आप इसका चित्र देखोगे ना तो देखते पहचान जाओगे, ये मिचमिची आंखों वाला है और ये जापानी मूल का है, और वहां कुछ विश्वविद्यालयों में इसने पढ़ाया भी है, विदेश मामलों का ये जानकार भी है। फ्रांसीसी फुकुयामा कोई नहीं जानता था। फ्रांसीसी फुकुयामा कोई इंटेलेक्चुअल सेक्टर में कोई बड़ा विचारक नहीं था, ये कि इसकी ना पूजा की जाए। लेकिन जैसे ही नवंबर 1989, ये वो एक बड़ा दिन है जिस दिन बर्लिन की दीवार गिरती है। प्रोसेस तो पहले शुरू हो गई थी, इस दिन वो फाइनल धक्का मान लो आप, वो दिया गया है। अब इस दिन दीवार गिरी है, बर्लिन की दीवार। और बर्लिन की दीवार ये संकेत है कि अब शीत युद्ध का क्या हो गया है? अंत हो गया है। अंत हो नहीं गया, शीत युद्ध के अंत की शुरुआत हो गई है। तो शीत युद्ध के अंत की जो पहली शुरुआत मानी जाती है वो किससे मानी जाती है? बर्लिन की दीवार के गिरने को मानी जाती है। और इस दीवार के गिरते ही, और फिर फ्रांसीसी फुकुयामा ने इसके बाद एक लेख लिखा, एंड ऑफ हिस्ट्री। और वहां कोई नेशनल इंटरेस्ट करके एक मैगजीन थी, एक रिसर्च पेपर था, उसमें ये लेख छपा। और फिर इसके ऊपर बहुत भारी बहस हुई। और फिर इसी लेख को, जो एंड ऑफ हिस्ट्री के नाम से 1989 के में छपा था लास्ट महीने में, इसी की 1992 में एक पुस्तक लिख दी फ्रांसीसी फुकुयामा ने, एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट में। अब हम ये देखेंगे कि इतिहास अंत हो गया है और ये लास्ट आदमी कौन है, हम इसकी भी चर्चा करेंगे आज कि अंतिम आदमी है कौन। तो मैंने जब इस पुस्तक को, जब मैं खुद तैयारी किया करता था, तब मैंने इस पुस्तक को पढ़ा, एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन। तो मुझे नहीं, ये मैंने इसको पढ़ा, यहाँ वहां से इसकी रिव्यू पढ़ी तो मुझे पता नहीं चला लास्ट मैन कौन है। फिर मैंने मेरा कोई यहाँ JNU दिल्ली का एक कोई परिचित है वहाँ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, सुधीर। मैंने उसको फोन किया, सुधीर तो मुझे ये बता कि ये द लास्ट मैन कौन है।
तो उसने कहा लास्ट में वो मुझे बता संतुष्ट नहीं कर पाया। फिर मैंने अपने आप ही में संतुष्ट हो गया। आप भी ऐसे ही संतुष्ट हो जाया करो, क्योंकि एग्जाम टाइम में अगर असंतुष्टि है वो क्या होती है, खतरनाक होती है। क्योंकि अगर आप किसी क्वेश्चन से असंतुष्ट हैं तो आप उसके पीछे एक दिन खराब करोगे, इससे अच्छा है कि इतने दिन में क्या कर देते हो। कई बार हम पूरी पूरी पुस्तक तैयार कर देते हैं इतनी देर में, इसलिए मैं छोड़ा। मैंने ये मान लिया कि ये कौन है, एग्जाम टाइम है, मैंने इसको ये मान लिया कि ये है लास्ट आदमी, वो गोरबाचेव है, और मैं संतुष्ट हो गया। फिर मैंने जब एग्जाम हो गया, फिर मैंने इसके पीछे लगा, फिर मैंने इसको समझ लिया कि लास्ट आदमी कौन है। तो आज हम इस लास्ट आदमी की भी चर्चा करेंगे। एंड ऑफ हिस्ट्री तो समझ गए, अभी थोड़ी देर में हम समझ जाएंगे क्या है। अब इस बंदे ने एक ही नहीं लिखा, उसके बाद भी इसने लिखना जारी रखा। 2011 में इसकी एक पुस्तक आती है, ओरिजिन ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर। इसके ऊपर हमने पहले ही चर्चा की थी, ओरिजिन ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर। जब हम पॉलिटिकल डेवलपमेंट किया था हमने कंपैरेटिव पॉलिटिकल साइंस में, तब इसकी चर्चा की थी, ओरिजिन ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर। और एक 2014 के आसपास इसकी एक किताब और आई थी, पॉलिटिकल ऑर्डर एंड पॉलिटिकल डीके। आज दिक्कत है इसमें कोई। ये दोनों पुस्तक है ना, ये देखिए हंटिंगटन की पुस्तकों से प्रेरित है ये सारी। तो ये ना फ्रांसिस फुकुयामा उसका अनुयायी माना जाता है, सैमुअल पी हंटिंगटन का, अमेरिका के अंदर। क्योंकि ऐसा ये एक लेख लिख रखा है हंटिंगटन ने, पॉलिटिकल डेवलपमेंट एंड पॉलिटिकल डीके। और स्वतंत्रता को किया था जब हमने, तब मैंने आपको लिबर्टी में ये बताया था कि हंटिंगटन कहता है कि जरूरी क्या है, स्वतंत्रता, लिबर्टी या पॉलिटिकल ऑर्डर। तो उसने किसको बताया था, पॉलिटिकल ऑर्डर। फिर हमने इन दोनों पुस्तकों की चर्चा की थी पॉलिटिकल डेवलपमेंट में, कंपैरेटिव पॉलिटिकल साइंस में। आज तो हम चर्चा किसकी करेंगे, एंड ऑफ हिस्ट्री की। फ्रांसिस फुकुयामा अमेरिका का एक प्रोफेसर, एक बड़ा विद्वान, ये उसकी पुस्तकें, ये इसका लेख 1989 में, और 3 साल बाद ये उसकी पुस्तक। अब ये पहले तो ये लिखें कि एंड ऑफ हिस्ट्री जो लेख आया था इसकी पृष्ठभूमि क्या थी, आखिर ये लिखा क्यों गया, ऐसी क्या परिस्थितियां आ गई थी कि इस लेख को लिखना पड़ा। एंड ऑफ हिस्ट्री की पृष्ठभूमि। और अपन इस लेख की पृष्ठभूमि नहीं देखेंगे, हम देखेंगे इस पुस्तक की, एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन तक आ जाते। इसकी पृष्ठभूमि है बर्लिन की दीवार का गिरना, इसकी पृष्ठभूमि है पूर्वी यूरोप से साम्यवाद का अवसान, इसकी पृष्ठभूमि है यूएसएसआर का अवसान। अवसान में विखंडन हो गया, खत्म हो जाना, समाप्त हो जाना इनका। इसकी पृष्ठभूमि है शीत युद्ध का अंत। इसकी पृष्ठभूमि है अमेरिकन हेजेमनी का आना, की शुरुआत कह लो। इस पृष्ठभूमि को लेके पुस्तक लिखी गई है। ऐसा माहौल है जब ये लेख लिखा जा रहा है, लेख को जब पुस्तक के रूप में डाला जा रहा है 92 में, तो ये सारा माहौल है संसार का। दीवार गिर चुकी है, पूर्वी यूरोप से साम्यवाद चला गया है, और वहां उदारवादी लोकतंत्र आ गया। यूएसएसआर का अवसान हो गया है, उसके टुकड़े हो गए, और जितने भी टुकड़े हुए हैं वो पाश्चात्य उदारवाद के, पूंजीवाद के रास्ते पे चल रहे हैं। शीत युद्ध का अंत हो चुका है 45 साल बाद, और अमेरिकन हेजेमनी की शुरुआत हो चुकी है। ऐसी पृष्ठभूमि में ये पुस्तक लिखी गई, एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट में।
अब ये इस पूरी पुस्तक में कहना क्या चाह रहा है, हम इसकी चर्चा करते हैं कि एंड ऑफ हिस्ट्री में ये हमें क्या समझाना चाह रहा है, कौन सी हिस्ट्री एंड हो गई है, हुआ क्या है दरअसल। हम तो ये कहते हैं कि एंड ऑफ कोल्ड वॉर हो गया है, ये कहता है कि ये क्या हो गया है, एंड ऑफ हिस्ट्री हो गया है। अब ये एंड ऑफ हिस्ट्री का तात्पर्य कहना चाह रहा है कि एक व्यवस्था फेल हो गई है, कौन सी, साम्यवाद फेल हो गया है। ये कह रहा है कि विचारधारा के रूप में 45 साल तक जो झगड़ा चला था, उस झगड़े का अवसान हो गया है। और कारण ये है कि लोगों ने देख लिया है कि ये व्यवस्था ना चल नहीं पाई। 45 साल तक इसने संघर्ष किया, लेकिन अंत में इसने दम तोड़ दिया। तब ये कहता है कि जो मार्क्सवाद है, इसको कहाँ फेंक देना चाहिए, कि रद्दी की टोकरी में फेंक देना चाहिए। और फिर ये कहता है कि एक महान प्रयोग क्या हो गया है, असफल हो गया है। तो ये एंड ऑफ हिस्ट्री का तात्पर्य ये है कि ये तो फेल हो गया है, और पास कौन हो गया है। तो फिर ये कहता है कि पास हो गया है वो उदार पूंजीवादी लोकतंत्र। ये पास हो गया है, इसने अपनी श्रेष्ठता साबित कर दी है। मानवीय सरकार का जो श्रेष्ठतम रूप हो सकता है, आदर्श रूप हो सकता है, वो प्राप्त कर लिया है हमने। तो कुल मिला के हमारे पास एक आइडियल शासन व्यवस्था आ चुकी है, एक आदर्श व्यवस्था, सर्वोच्च श्रेष्ठ व्यवस्था हमने ढूंढ ली है, वो है उदार पूंजीवादी लोकतंत्र। मानवीय सरकार का श्रेष्ठतम रूप है हमारे पास। ऐसे करके ये 3-4 कोटेशन लिखता है, किसके समर्थन में, उदार पूंजीवादी लोकतंत्र के समर्थन। ये सिर्फ इतिहास का ही अंत नहीं है, बल्कि ये हमारी वो खोज है जिसको हम आज तक ढूंढना चाह रहे थे। हम श्रेष्ठ एक उस खोज तक पहुंच गए हैं जो उदार पूंजीवादी लोकतंत्र है। अब हम थोड़ा सा इसको ये समझने की कोशिश करेंगे कि यह पहला बंदा है क्या जो इसकी चर्चा कर रहा है, एंड ऑफ हिस्ट्री। अब यहां से शुरुआत करते हैं, फिर और तुलनाएं करेंगे। यहां से जो कहना चाह रहा है वो सारी चीजें समझ में आ जाएगी। ये कहते हैं विचारधारात्मक रूप से एंड ऑफ हिस्ट्री हो गया। इन सबको अब समझेंगे हुआ क्या है। ये जो शब्द है इससे पहले प्रयोग हो चुका है, एंड ऑफ हिस्ट्री। और एक ऑगस्टाइन कॉर्नाट करके एक विद्वान है, ये विद्वान सिविल सोसाइटी के ऊपर लिखता है। इसको आप याद रखना, क्योंकि अपने एक टॉपिक और क्या है, एक सिविल सोसाइटी भी टॉपिक है। तो अगस्ट कॉर्नाट ये लिखता है कि जो राज्य है, राज्य के इतिहास का क्या हो गया है, अंत हो गया है। राज्य के इतिहास का अंत। तो यहां जो इतिहास का अंत बताया गया वो किसका बताया गया है, राज्य का। कि राज्य का इतिहास का अंत क्यों हो गया है कि अब है ना सिविल सोसाइटीज आ गई है, और इन फ्यूचर सारे कार्य कौन करेगी, सिविल सोसाइटी करेगी। सिविल सोसाइटी ने लोगों के अधिकारों, स्वतंत्रताओं की रक्षा करने शुरू कर दी है। धीरे धीरे ये उनके जीवन रक्षा भी करने लग जाएगी, और हर चीज आने वाले समय में कौन संभालेगी, सिविल सोसाइटी संभालेगी। अब ये सिविल सोसाइटी क्या, एकदम से तस्वीर नहीं आती कि राज्य की जगह ना सिविल सोसाइटी कैसे संभाल लेगी, क्यों नहीं संभाल लेगी। इसमें क्या आते हैं, एनजीओज आते हैं। इसमें हमारे नागरिक अधिकार या ये जो सामाजिक सुधार, ये कौन से इनको अपन सामाजिक आंदोलन आते हैं इसके तहत। हाँ, सामाजिक आंदोलन कह दो एक बार, सामाजिक आंदोलन आते हैं। इसके तहत हमारे स्वैच्छिक संगठन आते हैं। आज ब्लैक बोर्ड में दिक्कत है भाई। इसके तहत हमारे
स्वैच्छिक संगठन आते हैं जो हमने तैयार किए। ये मोला समितियां हो सकती है, कोई भी हो सकती है। अपन देखें कैसे संभाल लेंगे ये सारे काम। भाई सबसे टफ काम होता है वो पुलिस का होता है। भाई राज्य नहीं होगा तो पुलिस कौन देखेगा? तो पुलिस के लिए क्या होगा, अमेरिका में भी तो चलता है, शेरिफ चलते हैं। लोग क्या करेंगे, अपनी कम्युनिटी पुलिस डेवलप कर लेंगे। आप उनका चुनाव करेंगे कि आप हमारे क्या है, थानेदार है, किसी भी अच्छे आदमी का जो कानून व्यवस्था को नियंत्रित कर सकता है, लोग उसका चुनाव कर लेंगे और कानून व्यवस्था को डील करने के बदले उसको क्या दे देंगे, पैसा दे देंगे। तो इसको हम कम्युनिटी पुलिस कहते हैं। जब वो सारा काम हमारे खुद के स्वैच्छिक संगठन संभाल लेंगे तो उसके बाद राज्य का कोई भी काम नहीं बचेगा। तो पानी सप्लाई कौन करेगा, झाड़ू कौन देगा गलियों के अंदर? तो हमारे स्वैच्छिक संगठन। हम एक मोहल्ला सफाई समिति बना लेंगे, हम मोहल्ले को लेके फिर पानी सप्लाई कमेटी बना लेंगे, ऐसी कोई एक बड़ी कमेटी बना लेंगे जो और ही बड़े इलाके में काम करती हो। तब अगस्ट कोर्नोट ने कहा कि आप एक दिन देखेंगे कि राज्य है ना जो लोगों को नियंत्रित रखता है, तो लोग परेशान हो जाते हैं राज्यों से। तो एक दिन जैसे जैसे हमारा मेंटल डेवलपमेंट होगा, हम अपने स्वैच्छिक संगठन बना लेंगे और फिर राज्य की हमें कोई आवश्यकता नहीं होगी। तो अगस्ट कोर्नोट राज्य का जो इतिहास का अंत है, ये शब्दावली एंड ऑफ हिस्ट्री ऑफ स्टेट, ये प्रयोग करता है किसके संदर्भ में, कि जब क्या आ जाएंगे, हाँ ये सिविल सोसाइटीज आ जाएगी तब इनकी कोई जरूरत नहीं होगी। लेकिन यहाँ तो हमारे संदर्भ है ना वो अलग है। हमारा संदर्भ किसके साथ है, फ्रांसीसी फुकुयामा के साथ। और हम ये देख रहे हैं कि एंड ऑफ कोल्ड वार हो गया है। अब हम एक सेकंड में समझ जाएंगे कहना क्या चाह रहा है। ये कह रहा है कि एंड ऑफ हिस्ट्री का तात्पर्य है विचारधारात्मक संघर्ष का अंत हो जाना। विचारधारात्मक संघर्ष, जो आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट चला था उसकी चर्चा करते हैं। कॉन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं। ऐसे कॉन्फ्लिक्ट, इससे पहले हम दो और लोगों के बारे में हम और चर्चा कर लेते हैं, फिर और चर्चा कर लेंगे। विचारधारात्मक संघर्ष कह लो या इसको आप विचारधारात्मक द्वंद्व कह लो। ऐसे द्वंद्व पहले हेगल के यहाँ चलते हैं, ऐसे द्वंद्व पहले सुकरात के चलते हैं। सुकरात और प्लेटो है वो सारे निष्कर्ष कौन सी पद्धति से निकालते हैं, द्वंद्वात्मक पद्धति से। लेकिन उसका सही प्रयोग किया है वो इतिहास को गति देने में, वो किसने किया है कि इतिहास को गति कौन देता है, वो उन्होंने आदर्श राज्य निर्माण के लिए आपसे बहस करते हैं वो, तो किसी बहस से कोई चीज निकलेगी। और इसका जो सही प्रयोग किया इतिहास को गति देने में वो हेगल ने किया। हेगल ने ये कहा कि इतिहास देखिए गति तो करता है, हर चीज गति करती है, इतिहास भी गति करता है, लेकिन इसकी गति के मूल में होते हैं वो कौन होते हैं, विचार होते हैं। पहले एक विचार पैदा होता है, फिर उसका उल्टा विचार पैदा होता है, फिर दोनों झगड़ते हैं, फिर उन दोनों के झगड़ने से एक सर्वोच्च विचार पैदा होता है, फिर एक दिन वो विचार बन जाता है, फिर उसका एक एंटी विचार आता है। जैसे थीसिस, सिंथेसिस, एंटीथीसिस, सिंथेसिस एंड थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस, वाद, प्रतिवाद और संवाद चलता रहता है। इतिहास कहाँ बढ़ता है, आगे बढ़ता है। तो पहले ऐसा एक विचार जो पैदा हो, हम छोटे रूप में समझते हैं तो हम कहते हैं एक विचार आया, पहले आया वो परिवार का, फिर उसमें कुछ कमियां थी, फिर क्या आया सिविल सोसाइटी का, उसमें भी कुछ कमियां थी, तो दोनों के मिलन से एक और सर्वोच्च विचार पैदा हुआ। वो किसका हुआ, वो हुआ राष्ट्र राज्य का। तो कुल मिला के कोई भी चीज है वो जो गति करती है वो अपने किस अवस्था की ओर करती है, सर्वोच्च अवस्था की ओर। यानी अपने किस अवस्था की ओर गति करती है, आइडियल अवस्था की ओर, आदर्श अवस्था की ओर गति करती है, वहां तक पहुंचना चाहती है। अब आ गया दूसरा, कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स कहता है कि नहीं, इतिहास में जो गति का मूल तत्व होता है, जो प्रेरणा देता है, विचार प्रेरणा नहीं देते कि इतिहास को बदलना है, नया समाज बनाना है, नहीं। नया समाज बनाने के लिए जो प्रेरक तत्व हैं वो कौन से तत्व हैं, आर्थिक तत्व है। इन आर्थिक तत्वों के लिए आपस में द्वंद्व होता है और इतिहास आगे बढ़ता है। पहले जो था ऐसा द्वंद्व व्यक्ति और प्रकृति के बीच में हुआ,
और आदिम साम्यवाद की अवस्था चली गई। फिर जो अगला झगड़ा हुआ वो दास और मालिक का, तब दास समाज आया, फिर सामंती समाज आया, फिर पूंजीवादी समाज आया, और अंत में कौन सा समाज आएगा? साम्यवादी। तो हम कौन सी अवस्था में पहुंच जाएंगे? आइडियल अवस्था में। आइडियल अवस्था में पहुंचने के बाद सारे प्रकार के द्वंद्व, सारे प्रकार के संघर्ष क्या हो जाते हैं? समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि उनका कोई विरोधी तत्व बचता नहीं है। हेगल भी कहता है कि इतिहास सतत गति करता है, लेकिन वो एक दिन जाके इसकी सर्वोच्च अवस्था को कहां पहुंचा देता है? जब उसका राष्ट्र राज्य बन जाता है कि अब द्वंद्व है ही नहीं, अब कोई नया विचार पैदा नहीं होगा, क्योंकि अब सर्वोच्च विचार के बाद कुछ पैदा नहीं होता, क्योंकि आइडियल चीज पैदा होगी तो बचा क्या है पैदा होने के लिए। ऐसे ही साम्यवाद जब आता है तो जो सोसाइटी होती है वो क्लास लेस हो जाती है, वर्ग विहीन हो जाती है। जब दो विरोधी वर्ग नहीं होंगे तो फिर संघर्ष ही नहीं होगा, संघर्ष नहीं होगा तो इतिहास आगे नहीं बढ़ेगा। अब आ जाते हैं हम फ्रांसीसी फुकुयामा। फ्रांसीसी फुकुयामा जो इतिहास को गति देता है, वो कहता है इतिहास को गति देने में जो मुख्य भूमिका है वो गुरुजी बता के गए हेगल महोदय। तो वो ज्यादा प्रभावित किससे है? हेगल से है। वो कार्ल मार्क्स की तरफ ध्यान नहीं देता। वो क्या इतिहास में ये आइडियाज वगैरह ना यही गति करवाते हैं, लेकिन इसने इसको क्या परिवर्तित कर दिया है। इसलिए हम ये कहते हैं कि ये जो फ्रांसीसी फुकुयामा है, ये जो इतिहास की व्याख्या करता है वो कैसी व्याख्या करता है? नव हेगलवादी व्याख्या करता है। इसका मार्क्स का तो विरोधी है, ये नव हेगलवादी व्याख्या करता है। तो आप बताओ इसका तात्पर्य क्या है? नव हेगलवादी व्याख्या, इसका तात्पर्य बताओ आप क्या है? कि इतिहास को गति देने में आर्थिक तत्व महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि कौन है? विचार तत्व है। लेकिन वो ये चीजें हेगल से ग्रहण नहीं करता। हेगल का एक व्याख्याकार है अलेक्जेंडर कोजेव। तो एक आपको ये याद रखना पड़ेगा, अलेक्जेंडर कोजेव ये कहते हैं चाहे जीन पाल सार्त्र हो, चाहे रोमांद ओरा हो, इन सब ने जो हेगल को समझा है वो किसके माध्यम से समझा है? कोजेव को माध्यम से। अब इसके माध्यम से क्यों समझा है? क्योंकि ये अलेक्जेंडर कोजेव है कहां का? फ्रांसीसी विद्वान है। तो हेगल है ना, अगर आपको या तो जर्मन में समझो और या फिर ऐसी व्याख्याएं जो आपकी समझ में आई है। अगर हमें हेगल समझना हो तो हम किसको पढ़ेंगे? हम हिंदी माध्यम के हैं, तो हमें हेगल को समझना है तो उस विद्वान को पढ़ना पड़ेगा जिसने हेगल की बहुत अच्छी व्याख्या कौन सी भाषा में कर दी है? हिंदी में कर दी है। तो ये कहता है कि इस कोजेव ने ना इसकी सही व्याख्या की है हेगल की। तो ये फ्रांसीसी विद्वान था और खुद के ये कहते हैं मैंने भी जो पढ़ा है ना वो किसको पढ़ा है? इस कोजेव को पढ़ा है। तो हेगल को मैंने प्रत्यक्ष नहीं पढ़ा, मैंने किसके माध्यम से पढ़ा है? कोजेव की व्याख्या के माध्यम से पढ़ा है। कि आप ये देखेंगे कि दो बड़े विद्वान हुए हैं जिन्होंने व्याख्या की है हेगल की। ऐसा एक बड़ा विद्वान है कार्ल मार्क्स। कि अगर आप 19वीं सदी में देखेंगे तो बड़ा विद्वान कार्ल मार्क्स है जिसने किसकी व्याख्या की है? हेगल की। कार्ल मार्क्स की डेथ हुई थी 1883 में, ठीक है। तो 1801 में कौन सी सदी शुरू होती है बताओ? 19वीं सदी। 19वीं सदी में ये कहता है फ्रांसीसी फुकुयामा कि 19वीं सदी में हेगल का सबसे बड़ा व्याख्याकार कौन है? कार्ल मार्क्स है। आप कहते कार्ल मार्क्स व्याख्या कहते हैं। कार्ल मार्क्स अपने जो मूल विचार है वो ग्रहण किससे करता है? हेगल से। बाद में उनको क्या कर देता है? चेंज कर देता है। तो आइडिया तो वो कहां से लेता है? हेगल से ही लेता है। दोनों से इतिहास आगे बढ़ता है। ये किसने कहा था? हेगल ने। यही सेम बातें किसने कही? कार्ल मार्क्स ने। बस चेंज इतना ही किया ना कि गुरुजी आपका जो है द्वंद्ववाद है वो मैंने ले तो लिया है, लेकिन मैंने उसको क्या कर दिया है? सीधा कर दिया। इतना ही तो किया है। वो जो मैंने पैरों के बल कर दिया, शीर्षासन कर रहा था। तो और ये कहता है फुकुयामा की 20वीं सदी में इसकी जो सर्वश्रेष्ठ जो व्याख्याकार वो कौन है? वो कोजेव है। तो कुल मिला के फ्रांसीसी फुकुयामा ने जो नव हेगलवादी व्याख्या की है वो किस विद्वान से प्रभावित हुए हैं? ये कोजेव से हुए। चलिए ठीक है।
अब हम विचारधारात्मक संघर्ष या द्वंद्व की चर्चा करें कि हुआ क्या था। तो हम ये तो देख चुके हैं कि इतिहास को आगे बढ़ने के लिए आपस में क्या होना चाहिए, या तो विचारों का या आर्थिक तत्वों का द्वंद्व होना चाहिए। तो हम तो विचारों का द्वंद्व करवाएंगे। तो फ्रांसिस फुकुयामा बोला कि द्वंद्व हुआ है इस इतिहास में किसके मध्य, विचारधाराओं के मध्य। तो अब बताओ इतिहास का मोटर कौन है, जो इतिहास को धक्का देता है, इतिहास को गति देता है, वो मोटर कौन है? वो मोटर है विचारधारा। विचारधाराओं में आपस में संघर्ष होता है, इतिहास कहां बढ़ता है, आगे बढ़ता है। इतिहास नए नए रूप क्यों ग्रहण करता है? विचारधाराओं के माध्यम से। तो हम सिंपल समझते हैं इतिहास विचारधाराओं के माध्यम से नए रूप कैसे ग्रहण करता है। आपको इतिहास समझ में नहीं आ रहा है। समाज बदलता रहता है या समाज स्थिर है? बदलता रहता है। आप ये बताओ, औरतों के बारे में आज जो स्थिति है कि वो बराबर हैं, आर्थिक मामलों से राजनीतिक मामलों में लगभग लैंगिक समानता आ गई है, घरेलू जो अत्याचार है वो भी बहुत हद तक कम हो गए हैं। ये समाज में जो परिवर्तन आए हैं, समाज में जो गति आई है, समाज में जो बदलाव आए हैं, इसके मूल में कौन सी विचारधारा है? आप बताओ। नारीवाद है, उग्र नारीवाद है, जिसने पुरुषों की मेंटलिटी चेंज कर दी और महिलाओं के विचार भी चेंज कर दिए। तो ऐसे मैं ये बताना चाह रहा हूं कि इस समाज में जो भी परिवर्तन आते हैं वो कौन लेके आती है? विचारधाराएं लेके आती है। पहले समाज और प्रकार का था, फिर समाज और प्रकार का हो गया, फिर समाज और प्रकार का हो गया। इसका मतलब समाज बदल रहा है, इसका मतलब इतिहास चेंज हो रहा है। पहले इतिहास कुछ इस और प्रकार का था, फिर और प्रकार का, फिर और प्रकार का। तो परिवर्तन तो सतत हो रहे हैं, निरंतर हो रहे हैं, इतिहास बदल रहा है। तो इतिहास बदल रहा है, इसका मतलब इतिहास क्या कर रहा है? गति कर रहा है। अब ये कैसे कैसे गति कर रहा है? तो हम ऐसी नव हेगलवादी व्याख्या करते हैं, क्योंकि गति तब करेगा जब आपस में क्या होगा? द्वंद्व होगा। तब हमें अब विचारधाराओं के मध्य क्या देखना होगा? द्वंद्व देखना होगा। तो हमें पता तो चल गया कि इतिहास में जो गति देने वाला तत्व है वो कौन है? विचारधारा है। अब ऐसे करके आज तक इतिहास में फ्रांसीसी फुकुयामा कहते हैं कितने संघर्ष हुए हैं? 3 संघर्ष हुए हैं इतिहास के अंदर। पहला संघर्ष कौन सा हुआ है? फ्रांसीसी फुकुयामा कहता है पहला संघर्ष हुआ वो हुआ अनुदारवाद या रूढ़िवाद वर्सेस उदारवाद। ये पहला संघर्ष है, रूढ़िवाद वर्सेस उदारवाद। इन दोनों में वैचारिक टकराव हुआ। रूढ़िवादी ये कहते हैं कि सामंतवाद अच्छा है, रूढ़िवादी ये कहते हैं कि राजतंत्र अच्छा है, रूढ़िवादी ये कहते हैं कि कृषि व्यवस्था अर्थव्यवस्था अच्छी है, कृषि अर्थव्यवस्था। रूढ़िवादी ये कहते हैं कि विशेषाधिकार अच्छे हैं। रूढ़िवादी ये कहते हैं कि परंपराएं अच्छी होती है, रूढ़ियां अच्छी होती है। ये कहते हैं कि समाज में प्राकृतिक असमानता पाई जाती है। तो सामंतवाद, राजतंत्र, कृषि अर्थव्यवस्था, विशेष वर्गों को विशेषाधिकार, परंपराएं, प्राकृतिक असमानता और संस्थाएं हैं वो व्यक्तियों से क्या होती है? सर्वोच्च होती है। व्यक्ति बाद में आता है और संस्थाएं पहले आती है। जैसे धर्म हो, जातियां हो, वो पहले आती है, परिवार हो, व्यक्ति बाद में आता है। फिर इसके सामने कौन आया? उदारवाद आया। ये 17वीं सदी से आना बड़ा बड़ा शुरू हुआ और लोग के विचारों में ये फिर बहुत ज्यादा सर्वस्तर पे पहुंच गया। फिर थॉमस पेन आया, स्पेंसर आया, उसके बाद अमेरिकन्स आए, जेफरसन और ये सारे, उसके बाद मिल आया, मिल से पहले बेंथम आया। इन सब लोगों ने किसको गति दी? उदारवाद को। उदारवाद बोला सामंतवाद अच्छा नहीं है, बल्कि अच्छा है उद्योगवाद। विचारिक टकराव हो रहा है। राजतंत्र अच्छा नहीं है, बल्कि अच्छा क्या है? लोकतंत्र। कृषि की बजाय कौन सी व्यवस्था अच्छी है? पूंजीवादी व्यवस्था अच्छी है। विशेषाधिकार नहीं होंगे, बल्कि सारे लोगों को अधिकार क्या होंगे? समान होंगे। परंपराएं महत्वपूर्ण नहीं है, प्राकृतिक असमानता नाम की कोई चीज नहीं होती, सारे लोग क्या होते हैं? बराबर होते हैं। और संस्थाएं पहले नहीं होती, पहले कौन होता है? व्यक्ति होता है। अब इन दोनों में इस मुद्दे को लेकर भारी टकराव हुआ, द्वंद्व हुआ, संघर्ष हुआ।
और इसके संघर्ष एक नहीं, ये कई चरणों में हुआ। पहला संघर्ष हुआ वो हुआ प्यूरिटन क्रांति 1642 से लेकर 1649 तक। इसमें बुरी तरह से मात खाई किसने? रूढ़िवादियों ने, यहां तक कि राजा को मार दिया गया। फिर भी राजा दोबारा आ गए तो फिर संघर्ष हुआ रूढ़िवादियों में, उदारवादियों में। और इस बार जो संघर्ष हुआ 1688 में, इस बार क्रांति हुई, वो थी गौरवपूर्ण क्रांति। इस बार राजा पद छोड़कर चला गया और उदारवाद की विजय हो गई। फिर उदारवाद की विजय और परिलक्षित हुई जो 1776 की अमेरिका की क्रांति हुई। ये तब और हुई जब 1789 की फ्रांसीसी क्रांति हुई और समानता और स्वतंत्रता के मूल्य आ गए। तो उदारवाद ने रूढ़िवाद को 1789 ने कह दिया कि अब मैं जीत गया हूं, और रूढ़िवाद ने क्या मान ली? हार मान ली। और उसके बाद उदारवाद के जो महत्वपूर्ण दो तत्व हैं, समानता और स्वतंत्रता, उनका फिर धीरे धीरे विस्तार होने लगा, दो मूल्यों का। इस झगड़े में कौन जीत गया? उदारवाद। और ये झगड़ा चला लगभग 17वीं नहीं 18वीं मान लो, क्योंकि उस सदी के लास्ट में 1688 मान लो, 17वीं सदी मान लो, चलो 18वीं मान लो, और कौन सी मान लो? 19वीं सदी कब कंप्लीट हो गई है? 1900 तक आते आते कंप्लीट हो गई। ठीक, फिर संघर्ष शुरू हो गया। इस बार संघर्ष शुरू हुआ, उसमें उदारवाद चल रहा था, लोकतंत्र आ गए थे, स्वतंत्रताएं आ गई थी, और उदारवाद जीता हुआ था। लेकिन उदारवाद को चुनौती मिली कि अच्छी व्यवस्था नहीं है, और परिणाम स्वरूप यूरोप में क्या आई? तानाशाही आई। यूरोप में नाजीवाद आया। यूरोप में क्या आया? फांसीवाद आया। तो तानाशाही कह लो, इसको अधिनायकवाद कह लो, कुछ भी कह लो, नाजीवाद फांसीवाद उसके रूप में। इन दोनों के मध्य झगड़ा हुआ, उदारवाद वर्सेस तानाशाही। ये झगड़ा हुआ लगभग ये मानो कि 1920 से लेके और 1900 कब तक? 45 तक हुआ। 1920 से 45 तक। उससे पहले एक आप झगड़ा देख चुके। इस झगड़े का समापन कब हुआ आप बताओ? कि एक तरफ राजतंत्र और ये थे, और दूसरी तरफ है उदारतंत्र और लोकतंत्र थे। ये झगड़ा ना कई टुकड़ों में होता होता पीक पर जो पहुंचा ना, वो कब पहुंचा? 1914 में, जब लोकतांत्रिक देश अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस क्या हो गए थे? एक तरफ हो गए थे, तब ये झगड़ा पीक पे पहुंचा। उस टाइम जर्मनी एक लोकतांत्रिक देश नहीं था, तुर्की एक लोकतांत्रिक देश नहीं था। तो ये झगड़ा चला टॉप पौधा 1914 से लेके और 1918 तक। बताओ ये क्या था? ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कौन जीत गए बताओ? उदार लोकतंत्र जीत गए जो अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस में थे, या रूढ़िवाद और वो जीत गए सामंतवाद, राजतंत्र? नहीं, ये तो हार गए। कौन जीत गया? उदारवाद। फिर ये झगड़ा समाप्त हुआ था, फिर नया झगड़ा शुरू हो गया। 23-24 तक आते आते मुसोलिनी ने कब्जा कर लिया, कहां? इटली की सत्ता के ऊपर। फिर झगड़ा शुरू हो गया। इस बार एक तरफ उदारवाद था और दूसरी तरफ नाजीवाद था। और यह झगड़ा लगभग कितने साल तक चला? 25 साल तक चला। उदारवाद ने कहा कि लोकतंत्र महत्वपूर्ण होता है, व्यक्ति महत्वपूर्ण होता है, व्यक्ति स्वतंत्र होता है, वो अपने अस्तित्व का निर्धारण खुद करता है। इन्होंने कहा नहीं, राष्ट्र पहले होता है, नेता पहले होता है, संस्थाएं पहले होती है। ऐसे करके व्यक्ति वर्सेज संस्था या राष्ट्र लेके झगड़ा हो गया। तो यहां व्यक्ति महत्वपूर्ण था और यहां कौन महत्वपूर्ण था? राष्ट्र महत्वपूर्ण था। तो ये झगड़ा हुआ। ये झगड़ा पीक पे पहुंचा 1939 में, और एंड कब हो गया इस झगड़े का? 1945। तानाशाहियों ने हथियार डाल दिए और कौन जीत गया? उदारवाद। फिर अमेरिका जीत गया, ब्रिटेन जीत गया और फ्रांस जीत गया, ये फिर जीत गए। इस झगड़े की भी समाप्ति हो गई। फिर तीसरा झगड़ा शुरू हुआ। ये आपको अच्छी तरह से पता है, बताओ कब हुआ? ये 1945 के बाद फिर झगड़ा शुरू हो गया। इस बार उदारवाद ने अपनी श्रेष्ठता साबित कर दी थी, लेकिन फिर झगड़ा शुरू हो गया। इस तरफ एक बार उदारवाद था और दूसरी तरफ क्या था? ये साम्यवाद था।
इनका झगड़ा चला वो 1945 से लेके क्या चला, 1990 तक चला। इसको हम किस नाम से जानते हैं, शीत युद्ध। फिर 1989 में बर्लिन की दीवार गिरती है और इस दीवार के गिरते ही फिर पूर्वी यूरोप से और यूएसएसआर से साम्यवाद विदाई ले जाता है। और इस विदाई लेते ही और कंट्रोवर्सी क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। कोई अब दूसरा द्वंद्व सामने नहीं है, अब कोई दिख ही नहीं रहा इसके सामने। तो अब शीत युद्ध की समाप्ति के साथ फिर किसने अपनी श्रेष्ठता साबित कर दी है, उदारवाद ने। देखिए झगड़े तब होते हैं जब तत्व कितने होते हैं, दो, या दो विचार होने चाहिए, या दो वर्ग होने चाहिए, या दो विचारधारे होने चाहिए। हिगल की नजर में इतिहास गति तब करेगा जब दो क्या होंगे, विचार हो, एक थीसिस और एक एंटीथीसिस, एक वाद और एक प्रतिवाद। कार्ल मार्क्स की नजर में इतिहास गति तब करेगा जब दो वर्ग होंगे, एक शोषक और एक शोषित। फुकुयामा की नजर में इतिहास तब गति करेगा जब दो विचारधाराएं होगी। इतिहास रुकेगा कब, इतिहास का अंत कब होगा। तो हेगल कहता है, शब्दावली नहीं कहता वो, कि इतिहास रुक जाएगा जब एक श्रेष्ठ विचार तक हम पहुंच जाएंगे, और वो श्रेष्ठ विचार है राष्ट्र राज्य का विचार। अब हम एक श्रेष्ठ विचारधारा तक पहुंच गए हैं, इसकी कोई अब एंटी आइडियोलॉजी नहीं है, और वो है कौन सी, उदारवाद है। तो अब उदारवाद ने अपनी श्रेष्ठता साबित कर दी है, साम्यवाद का अवसान हो गया है, कार्ल मार्क्स और उसका मार्क्सवाद कूड़ेदान में चला गया, एक महान प्रयोग असफल हो गया। हम विचारधारात्मक सर्वोच्चता के स्तर के ऊपर पहुंच गए हैं, मानवीय सरकार का श्रेष्ठ रूप हमने देख लिया है, हमने ये पता कर लिया है कि इससे अच्छी कोई श्रेष्ठ व्यवस्था नहीं है। अगर कोई व्यवस्था श्रेष्ठ होती तो वो इसको हरा देती, क्योंकि इस संसार में वही चीजें रहती है जो क्या होती है, औरों से श्रेष्ठ होती है। जो निकृष्ट होती है वो झगड़े में, द्वंद्व में क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। आपने देखा होगा जब हम जेस मिल को कर रहे थे, जेस मिल कहता था कि विचारों को रोकना नहीं चाहिए। कोई भी विचार है आपको ये लग रहा है गलत है तो उसको प्रकट होने दो। अगर वो गलत है तो वो किससे टकराएगा, सही विचार से, और अपने आप ही क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो आप उसको समाप्त करने की कोशिश मत करो, उसको आने दो। ऐसे ही अब सारी चीजें सामने आ चुकी है और विचारधारात्मक रूप से हम एक विचारधारा की, श्रेष्ठ विचारधारा की खोज कर चुके हैं, किसकी, उदारवाद की। तो ऐसे करके और अब हम कहां पहुंच गए हैं, एंड ऑफ हिस्ट्री, इतिहास का अंत हो गया है। तो अब हम देखें इतिहास का अंत क्या है, क्या अब इन फ्यूचर परिवर्तन नहीं होंगे, क्या समाज ऐसे ही रहेगा क्या, नहीं। तो हम ये कहें इतिहास के अंत का क्या तात्पर्य नहीं है और क्या तात्पर्य है। अब आप बताओ इतिहास के अंत का तात्पर्य क्या है, कि अब विचारधारात्मक संघर्ष नहीं होंगे, क्योंकि अब सामने कोई ऐसी विचारधारा है ही नहीं जो किसको टक्कर दे सके, उदारवाद को। तो अब इसने अपनी श्रेष्ठता साबित कर दी है इस विचारधारा में। तो विचारधारात्मक संघर्षों का अंत हो गया। तो अब हम ये देखें कि एंड ऑफ हिस्ट्री क्या नहीं है। अब सभी देशों के पास एक रोल मॉडल व्यवस्था है, अब उनको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। किसी भी व्यक्ति को कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि कौन सी व्यवस्था श्रेष्ठ है, क्योंकि इस झगड़े में कौन सी व्यवस्था उसको श्रेष्ठ दिखाई दी है, जो बच जाता है वो कौन होता है, श्रेष्ठ, विजित हो गया है। अब उसको दिक्कत कहाँ है। तो अब प्रत्येक मनुष्य के लिए एक रोल मॉडल आदर्श व्यवस्था आ गई है। तो अब संसार में कौन सी व्यवस्था छा गई है बताओ। तो हम ये देखेंगे कि एंड ऑफ हिस्ट्री, इतिहास का अंत क्या नहीं है। पहले तो हम ये समझना ज्यादा जरूरी है। तो हम ये कह रहे हैं कि अब विचारधारात्मक संघर्षों का अंत हो गया, आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट्स अब नहीं होंगे। 45 साल तक जो चले, उससे पहले चले, उससे पहले भी चले, वो अब नहीं होंगे, क्योंकि एक ही रह गई है। तो इसका तात्पर्य क्या है कि सारे संघर्ष समाप्त हो जाएंगे क्या बताओ। सारे संघर्ष समाप्त नहीं होंगे। हो सकता है नारियां और पुरुष भिड़ ले,
हो सकता है जो प्रकृति का नाश करने वाले हो और जो प्रकृति से प्रेम करने वाले हो, शैलो और डीप इकोलॉजी वाले, या भोगवादी और डीप इकोलॉजी वाले झगड़ सकते हैं। तो कोई भी झगड़ सकता है, सारे संघर्ष समाप्त नहीं हुए। तो एंड ऑफ आइडियोलॉजी का तात्पर्य ये नहीं है कि इस संसार में जो सारे संघर्ष थे विभिन्न देशों के मध्य, वो क्या हो गए हैं, समाप्त हो गए। ऐसा नहीं है, सारे संघर्ष समाप्त नहीं हुए। फ्रांसिस फुकुयामा का एंड ऑफ हिस्ट्री है, वो सभी संघर्षों का अंत नहीं कहते। लेकिन कौन से संघर्षों का अंत हुआ है? अभी तो विचारधारात्मक संघर्षों का अंत हुआ है। दूसरा, क्या अब सारे संसार में जैसे इसे एक श्रेष्ठ विचारधारा पता चल गई है, श्रेष्ठ शासन व्यवस्था का पता चल गया है, तो क्या अब सारे संसार में सारे ही देश हैं, क्या वो उदार लोकतांत्रिक पूंजीवादी हो जाएंगे? क्या नहीं होंगे। ये धीरे धीरे होंगे, एकदम से सारे देश ऐसे नहीं होंगे। कुछ देशों में आज भी थियोक्रेसी है, कुछ देशों में आज भी राजतंत्र है, कुछ देशों में आज भी सैनिक तंत्र है, वो बने रहेंगे। ये परिवर्तन धीरे धीरे होंगे, कोई एकदम से रोल मॉडल आते ही और सारे देश उनको अपना नहीं लेंगे। हमने देखा भी कि अरब बसंत हुआ, अरब स्प्रिंग हुआ 2010 में, जो ट्यूनीशिया से शुरू हुआ था। तो क्या उसके बाद अरब देशों में लोकतंत्र आ गया? क्या नहीं, एक अलग प्रकार की तानाशाही दोबारा आ गई। पहले जो तानाशाह थे वो कुछ तो ठीक थे, वो थोड़े मॉडर्न थे, वो सैन्य तानाशाह थे। अब जो आई है वो थियोक्रेसी आ गई है, धार्मिक तानाशाही आ गई है। अब धर्म के आधार के ऊपर तानाशाही, जो और ही खतरनाक है। तो सारे संसार में एंड ऑफ हिस्ट्री का तात्पर्य नहीं है कि सारे संसार में कौन से सारे देश संसार है वो कौन सी शासन व्यवस्था को अपना लेंगे, उदार पूंजीवादी लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपना लेंगे। तो फिर इसका तात्पर्य है क्या? तब ये है कि इसका तात्पर्य क्या है, ये देखते हैं। तो नंबर 1, सभी संघर्षों का अंत नहीं हुआ है। संसार के सभी देश अब चाहे भले ही रोल मॉडल हो लेकिन उसको अपनाएंगे नहीं।